गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम करेंगे हमारे स्टॉक मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस। हम ज़्यादा डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं उस पर हम फंडामेंटली भी एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल भी एनालिसिस करेंगे। तो चलो करते हैं हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस। तो पहले हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में ग्लोबल सिनेरियो हम देखें तो काफ़ी हमें अप डाउन देखने को मिलता है। कई जगह यूक्रेन और रशिया का कंट्रोवर्सी चल रही है, कई जगह पे कोरोना का भी न्यूज़ आ रहा है। कोरोना के बाद कई कंट्रियों ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन किया हुआ है। वो अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अभी भी उससे भी ज़्यादा डाउन भी कर रहे हैं, और कई कंट्री जिसने पहले से डाउन किया हुआ था वो अभी अपना रेट हाई कर रहे हैं। इसके कारण भी हमें ग्लोबल इकोनॉमी भी थोड़ा अप डाउन देखने को मिल रहा है। और सामने हम देखें तो क्रूड पॉलिसी जो रहती है उसके कारण भी अभी हम देखें क्रूड का प्राइस तो ऑल टाइम हाई पे है। उसके कारण से भी हमें काफ़ी स्टॉक मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो ग्लोबली सिनारियो हम ओवरऑल देखें तो हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली। इसी वजह से हमारा मार्केट भी ग्लोबल को फॉलो करके अप डाउन रहता है, और कभी 100-200 पॉइंट चढ़ता है, कभी 200 पॉइंट हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। जब तक ग्लोबल सिनेरियो होगा तब तक हमारा मार्केट में स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा फैक्टर हम देखें इंडियन इकोनॉमी हम देखें तो क्रूड के कारण हमें सभी चीज वस्तु में एक इन्फ्लेशन महंगाई हमें देखने को मिल रही है। जो भी चीज़ हमें 100 रुपये मिलती थी, पहले 100 रुपये में मिलती थी, वो अब हमें 120 रुपये में मिलने लगी है। अराउंड 20 से 30% हर एक चीज़ में प्राइस हाइक हुई है। तो ग्लोबल इफेक्ट सीधा हमें इंडियन इकोनॉमी पे करता है, और इंडियन इकोनॉमी ही हमारा स्टॉक मार्केट है। दूसरी साइड हम देखें तो आरबीआई ने जो अपना रेपो रेट बढ़ाया है 0.40%, उससे भी बैंकों को भी मार पड़ेगी। उसके कारण भी हमें बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तीसरा फैक्टर है हमारा इलेक्शन। जब भी बड़े इलेक्शन आते हो उसके बाद हमारे इकोनॉमी में थोड़ा सा प्राइस हाइक रहता है। जो पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक हो गए तो साथ में हमें हमारी जो रोजिंदा चीज़ वस्तु है उसमें भी हमें प्राइस हाइक देखने को मिलेंगे। वो सभी फैक्टर मिला के सीधा इफेक्ट करता है हमारे स्टॉक मार्केट को। तो हमारे मार्केट में स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए इन्वेस्टर की बिना स्टॉक मार्केट कभी भी चल नहीं सकता। तो अभी हम सिनेरियो देखें तो FII DIA जो मेन हमारे 2 इन्वेस्टर है, उसमें सारे लोग जो फॉरेन से इन्वेस्ट करते हैं वो भी आ गए, और जो इंडिया से हैंडलिंग होते हैं हमारे म्यूचुअल फंड है, बड़े इन्वेस्टर है, वो सभी FII DIA में काउंट होते हैं। तो हम मेरे पास जो डेटा है लास्ट जुलाई से अवेलेबल है, तो लास्ट जुलाई से अभी तक जुलाई 2021 से मई 2022 तक FII जो मेन इन्वेस्टर हमारे मार्केट के कहे जाते हैं उन्होंने 2 लाख करोड़ का अपना सेलिंग किया हुआ है। उसके सामने हम देखें 1,62 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। तो ओवरऑल हम सिनारियो देखें तो हमारे स्टॉक मार्केट में जुलाई से सेलिंग का ही प्रेशर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है जो स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करती है उसमें जो चेंजेस होने चाहिए थे वो चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और काफ़ी दूसरे भी टैक्स है जो पॉसिबल थे कि इस साल निकल जाएंगे, लेकिन वो भी एज इट इज़ है। तो FII हमारे मार्केट में अभी इंटरेस्टेड नहीं लग रही, इसी कारण वो हमारे मार्केट से एग्जिट ले रही है। ये तो हमारा म्यूचुअल फंड के कारण मार्केट यहाँ तक टिका हुआ है, वरना हमें काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता था। तो अभी इन्वेस्टर की हम ओवरऑल कंडीशन देख के
तो अभी ज़्यादातर सेलिंग मोड में ही हमें देखने को मिल रही है। अगर कोई चेंजेस आता है और एफआईआई फिर से बाइंग में आती है, तभी हमें आगे थोड़ी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, वरना इसी तरह मार्केट इस लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे घूमता रहेगा। तो ये देखा हमने फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें मैंने आपको डीपली एनालिसिस करके नहीं दिया, सिर्फ पॉइंट समझा है कि ये इफेक्टेड हमारे ग्लोबल, इंडियन और इन्वेस्टर का हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। हमारे स्टॉक मार्केट के जो 3 इंडेक्स है, सेंसेक्स, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, इन तीनों का मंथली एंड वीकली एनालिसिस हम करेंगे। इसमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का तो हम डेली एनालिसिस भी हम करेंगे। तो हम सेंसेक्स को हम देखें तो सेंसेक्स ने नीचे से जो कोरोना के बाद से जो अप दिया था, उसका अभी 20% रिट्रेस हुआ है। ज़्यादा रिट्रेसमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। करेक्शन तो हम तभी बोल सकते हैं जब 50% से ज़्यादा उसका रिट्रेसमेंट हुआ, डाउनफॉल को हम करेक्शन में काउंट कर सकते हैं। अभी तो एक साइडवेज मूवमेंट हमें सेंसेक्स में देखने को मिल रही है, तो ज़्यादा सेंसेक्स में डरने की बात नहीं है। इतना तो अप डाउन हमें देखने को मिलेगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट, जब भी कोई बड़ी मूवमेंट रहती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, हिंदी में बोले तो सोखने के लिए थोड़ा टाइम हमें देना पड़ता है। इसीलिए मार्केट या साइडवेज में चला जाता है या अब थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। हमेशा मार्केट में रिट्रेसमेंट हेल्दी माना जाता है। जब रिट्रेसमेंट हमें 20% या 30-35% तक देखने को मिले, उसके बाद हमें थोड़ी सी अप मूव देखने को मिली है, अप मूव देखने को मिलेगी। हम सेंसेक्स का वीकली चार्ट देखें तो हमें साइडवेज चार्ट ही देखने को मिलता है। लेकिन एक नेगेटिव बात यह है कि जो पुराना हाई है उसको क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए ये डाउनफॉल चैनल में चल रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़े, जब भी बड़ा उछाल हमें देखने को मिले तब हम नीचे से हमें जो बाय करके गए वो ऊपर हमें एग्जिट लेना पड़ेगा। ऊपर जाके हर जगह पे उसको रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। जो फ्लो पहले हमें देखने को मिलता है उस फ्लो में अभी मार्केट वो अपमूव नहीं मिलेगा। मार्केट में अपमूव तभी हमें फास्ट देखने को मिलेगी जब 60,000 के ऊपर वो एक वीक हमें क्लोजिंग दे, तभी हमें अप मूव फास्ट देखने को मिलेगी। तब तक हमें अप डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी, सिंगल मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। पिछले वाले जहाँ उसने कंसोलिडेट किया था उसका सपोर्ट लेके वहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है कि सेंसेक्स अराउंड 50,000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल हम उसको मान सकते। जब 50,000 के नीचे वो ट्रेड करने लगेगा तभी है उसमें ज़्यादा थोड़ा बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। जो 45,000 के आसपास सेंसेक्स को लेके जा सकता है। जब तक 50,000 के ऊपर है सेंसेक्स तब तक उसमें बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिलेगा। निफ्टी में हम देखें तो जो लास्ट रिट्रेसमेंट हुआ था उसके बाद हमें काफ़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली थी। उस मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए ये अभी भी ऊपर की साइड ही होल्ड कर रहा है। उतना बड़ा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी बड़ी मूवमेंट मिलती है उसके बाद कंसोलिडेटेड जोन आता ही है। इसके अलावा सीधा वन वे मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता। ये एक हेल्दी साइन है। तो साइडवेज हमेशा हेल्दी रहता है। हमारे पास अगर निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो अराउंड 50,500 से लेके 50,000 तक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसके नीचे आता है और एक वीकली कैंडल हमें क्लोज मिलती है तभी हम उसमें डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तब तक हम डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। मंथली चार्ट में हमें
निफ्टी हमें साइडवेज ही देखने को मिल रही है। मंथली चार्ट में क्या होता है कि साइडवेज मूवमेंट रहती है, पर उसके नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा रहते हैं। वो 1000 पॉइंट का भी हो सकता है साइडवेज, या 2500, 5000, डिपेंड साइडवेज मूवमेंट। अगर हम वीकली चार्ट देखें निफ्टी का, तो निफ्टी ने अप मूव के बाद लोअर हाई बनाना शुरू किया है वीकली चार्ट में। अगर ये चैनल का वो ब्रेकआउट देता है, कौन सी साइड देगा वो निफ्टी को डिसाइड करने दो। हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे। हमारे पास लेवल है, हमें 50,000 के नीचे ही अब सेल, पोजिशनल सेल की पोजीशन बनानी है, और 60,500 के ऊपर हम थोड़ी सी पोजिशनल बाइंग की पोजीशन हम बना सकते हैं, जो हमें 70,500, 80,000 तक ले जा सकता है। तो डिसाइड निफ्टी को करने दो कि वो किस साइड जाने वाला है। हम सिर्फ एनालिसिस ही करेंगे। तो ये एक नेगेटिव साइन हमें वीकली चार्ट में देखने को मिलती है कि लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा है, वो एक चैनल बनाया है। और इधर से हम देखें तो एक फ्लैग पैटर्न भी हमें दिखाई दे रहा है। तो आगे अगर कौन से भी साइड ब्रेकआउट देता है, उस साइड हमें फास्ट मूवमेंट और बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। सरप्राइज न्यूज़ आता है तभी ही ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, वरना इसी चैनल में ये घूमता रहेगा। से लेके 50,500, वो 500 पॉइंट वीकली चार्ट में हमें देखने को मिले, सपोर्ट जोन मिलेगा। और ऊपर की साइड 60,500 के ऊपर हम छोटी सी पोजीशन बना सकते, ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बनेगी, क्योंकि ये सारे रेसिस्टेंस का काम करेंगे। इसलिए स्पीड जो हमें मिलेगी उतनी फास्ट नहीं मिलेगी। फास्ट स्पीड के लिए हमें 17,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलेगी, तब हमें नए हाई देखने को मिल सकते हैं। एनालिसिस को हमेशा सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिंपल एनालिसिस करोगे उतना ही आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। जैसे हमने बताया, तो वीकली चार्ट में हमने जैसे एनालिसिस किया कि 50,000 से 50,500 एक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो हम देखें तो लास्ट टाइम इसी लो को ब्रेक किए बिना निफ्टी ने अप मूव हमें देखने को मिला है। आज हमें एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है। तो पहले हम करते हैं, तो डेली चार्ट के हिसाब से हम देखें तो निफ्टी ने एक अच्छी हमें अप मूव देखने को मिला था। तो उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होना भी ज़रूरी है। तो जैसे हमने वीकली चार्ट में सपोर्ट एरिया निकाला कि 50,000 से लेके 50,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो 50,000 से लेके 50,500 एक हमारे लिए एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। और डेली चार्ट में हम देखें तो निफ्टी लोअर हाई और लोअर लो हमें दिखा रहा है। अगर निफ्टी को डाउन आना है तो पहले थोड़ा हमें डाउनफॉल तो देखने को मिलेगा, अप मूव मिला। उसके बाद अगर ये आज की जो कैंडल बनाई है उसका अगर लो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वो फिर से डाउनफॉल में चला जाएगा। और जब 50,500 को वो ब्रेक करेगा तो उसको फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। जो आगे सपोर्ट निकल के आ रहा है 14,000 के आसपास, उसके पहले हमें कोई नज़दीक का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि निफ्टी किस तरह से मूव करती है। या तो अगर 60,500 के ऊपर जाके एक कैंडल
दिल्ली में क्लोज करे, उसके बाद जब भी इसका हाई ब्रेक करेगा तब हमें एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी, कुछ जो लेके जाएगी निफ्टी को 70,500 80,000 तक हमें उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट करता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे अभी एक रेसिस्टेंस जोन हमें देखने को मिल रहे हैं। जब तक ये जोन निकालेगा नहीं तब तक उसमें वो एक्सपेक्टेशन मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी निफ्टी का जो हमने एनालिसिस किया उस हिसाब से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि करेक्शन बड़ा आएगा। हाँ, हमें तैयारी करनी चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको मेरी यही एडवाइस है कि अपने कैपिटल का एटलीस्ट 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर दो और इन्वेस्ट करना चालू रखो, क्योंकि बॉटम किसी ने नहीं देखा कि कितना बॉटम आता है। अगर आपका पोर्टफोलियो 30% से ज़्यादा माइनस है तो यहाँ पे एवरेजिंग आपको करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप वेट एंड वॉच की कंडीशन में बैठे रहो। पहला हमेशा जब भी 30% से ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो डाउन होता है तभी हमें उसमें एवरेजिंग करने के सोचना पड़ता है कि इसमें एवरेजिंग करें या ना करें। आँख बंद करके हमें कभी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने अपनी अप मूव के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हमें देखने को मिल रही है, जिसे हम बोलते हैं एम पैटर्न का ब्रेकडाउन। अगर ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है 32,000 के नीचे ही उसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। उस बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें तो अप मूव के बाद वो भी कंसोलिडेटेड जोन में ही अभी ट्रेड कर रहा है। दिक्कत की बात यही है कि लोअर हाई जो क्रिएट कर रहा है वो एक थोड़ा नेगेटिव साइन हमें देखने को, सभी चार्ट में नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। अगर हम उसके वीकली चार्ट में देखें तो निफ्टी की तरह इसमें भी हमें लोअर हाई देखने को मिल रहा है, वो साइन है, और इसी चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये चैनल का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देता है उसके बाद ही हमें बड़ी पोजीशन अब बनाएंगे। उसके बीच में जहां सपोर्ट में दिखाई दे तो हमें उसको बाय करना है, और रेजिस्टेंस दिखाई दे वहाँ पे उसे सेल करना है। हमारे पास बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 32,500 से लेके 32,000। वो हमारे लिए एक बेस्ट सपोर्ट का काम करेगा कि बैंक निफ्टी ने 30% को ये दूसरी बार टच करने आया है। अगर ये 32,500 को रिस्पेक्ट करके ऊपर निकलता है तो हमें थोड़ी सी ऊपर अप मूव देखने को मिलेगी। तो डेली चार्ट में डाउनफॉल हमें काफ़ी देखने को मिला है, तो थोड़ी हम अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको ऊपर जाना है तो हमें वेट करना पड़ेगा, या तो डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाए या यहीं पे कंसोलिडेट करे, ज़्यादा नहीं पर 3 से 4 दिन, और उसके बाद जब भी ये कंसोलिडेटेड का हाई ब्रेक करे तभी हम, जब भी उछाल मारता है तो आप बाइंग की गलती मत कीजिए। हाँ, इंट्राडे के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोजिशनल के लिए आप कभी भी फर्स्ट जब भी पुल बैक लेता है तब आप उसमें बाइंग की एंट्री नहीं कर सकते। उसको या तो वहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा या तो एक डाउनफॉल देना पड़ेगा, और वो डाउनफॉल उसके लो को ब्रेक ना करे और फिर से यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, उसके बाद ही हम उसके हाई पे बाय कर सकते हैं, जो हमें आगे नेक्स्ट मूव लेवल तक लेके जा सकता है। तो जो पोजिशनल बाइंग करते हैं अभी थोड़ा टाइम होल्ड कीजिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है वो कंफर्मेशन मिलने दीजिए। ऐसे
पुल बैक हमें देखने को ऐसे ही मिलता है। आज जिस तरह से बैंक निफ्टी ने मुंह दिया है एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन हम ब्लाइंडली कभी भी बाय नहीं करेंगे। तो ओवरऑल हमने देखा कि मार्केट में एक करेक्शन तो नहीं बोलते, स्मॉल रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। वो मार्केट के लिए हमेशा हेल्दी होता है, जितना वो रिट्रेसमेंट मिलेगा उससे उतना ही वो बड़ा हाई आगे लगा सकता है, क्योंकि बायर तभी इंटरेस्टेड हो सकते हैं जब भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, वो उसका वैल्यूएशन का इंतज़ार करते हैं कि वैल्यूएशन डाउन हो तभी हम उसमें बाइंग की एंट्री करेंगे। हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्टर कभी इंटरेस्टेड नहीं रहता, इसीलिए लगता है एफआईआईज अभी सेलिंग में हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जो स्टॉक का हम देखें, जो स्टॉक हमें 50 रुपीज़ में मिल रहा है आज उसका 400-500 ऐसा वैल्यूएशन मिल रहा है। उस वैल्यूएशन पर नए इन्वेस्टर कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहते, उसको डाउन होने के बाद ही नई एंट्री वो लेते हैं। तो मार्केट में आप बने रहिए और इन्वेस्टर हमेशा थोड़ा थोड़ा करके उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। तो हमने किया मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस के अभी मार्केट किस रेंज में घूम रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी एडवाइज़र से अपनी सलाह लेके अपनी पोजीशन बनाइए। जो एसआईपी करते हैं वो अपनी एसआईपी कंटिन्यूस रखे। डरने की कोई बात नहीं कि ऐसा नहीं होगा कि 100 वाला स्टॉक आपको फिर से 50 रुपीज़ में या 20 रुपीज़ में मिलेगा, ऐसी कंडीशन अभी मुझे नहीं दिख। तो हमने किया मार्केट का जनरल एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई ऐसी कंडीशन लगे कि मुझे वीडियो अपलोड करना है तो मैं उस कंडीशन में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल पावर ऑफ चार्ट। मैं मुकुंद कुमार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।